हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हम डेली 30 क्वेश्चन करते हैं और इसके साथ वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज यह 8वां क्लास है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगर आप उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। इनमें से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। या फिर आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। या फिर आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं। या फिर आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। ये प्रश्न जो है सो बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। या फिर प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। या समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। या फिर व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर इनमें से क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर ज़रूर देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमाण का तार्किक व सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, या विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, या विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान देना, या व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना। तो इनमें से कौन सा समावेशी शिक्षा के बारे में सही है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में ऑप्शन नंबर डी इनमें से सबसे सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का। तो यहाँ अभिकथन दिया हुआ है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो ये अभिकथन बिल्कुल सही है कि संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचार में भिन्नता पाया जाता है। और इसका कारण ये दिया हुआ है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसका कारण भी बिल्कुल सही है। लेकिन ए और आर में कोई भी समानता नहीं है, एक दूसरे से इन दोनों का लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो इनमें से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है। समझ की अग्रवर्ती गहनता, जो कि बिल्कुल सही है। सीखने की तेज गति, ये भी सही है। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। और शारीरिक विकास की तेज गति, ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा में अन्य विद्यार्थी के बीच अंतर होता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और आम विद्यार्थी के बीच जो है सो समझ की अग्रवर्ती गहनता होती है, सीखने की तेज गति होती है,
लेकिन शारीरिक विकास की तेज गति और समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता या इन दोनों के बीच अंतर नहीं होता है। तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। श्रवण बाधिता के बारे में इनमें से कौन सा सही कथन है, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में इनमें से कौन सा सही है। तो श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न होते हैं। तो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या जो है सो सीखने की अपेक्षा समायोजन में समान होती है और संशोधन में वे भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ज्ञान व्यक्तिपरक है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है कि शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। और अगला है कि ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, तो ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इनमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, या व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, या फिर डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, या पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन फिर से अभिकथन और कारण का है। तो यहाँ अभिकथन दिया हुआ है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो यह जो सो बिल्कुल सही पॉइंट है। और इसका कारण दिया हुआ है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसका कारण भी बिल्कुल सही है और कथन कारण का सही व्याख्या है। तो इनमें से इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महारत या निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो यह जो है सो इसका सही आंसर नहीं होगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी है कि महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के केंद्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण पर अगला क्वेश्चन है। तो अभिकथन है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। तो अभिकथन बिल्कुल सही है। उसके बाद है विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है।
तो कारण भी इसका बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है, या भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, या विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, या भाषा के विकास का संवेदनशील काल है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा के विकास के संबंध में यह इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट डिसलेक्सिया से स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें कैसे पढ़ना सिखाया जा सकता है? उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके सिखाया जा सकता है, या उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, या सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड का उपयोग करके, या प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? तो शिक्षार्थियों की क्षमता और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। या फिर शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। या फिर ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अंतर्निहित सिद्धांत के बारे में सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में शिक्षक किस प्रकार से मददगार साबित होगा? तो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो ऑप्शन ए ही सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए अनुकूल जो कक्षा होता है उसका वातावरण किस पर आधारित होता है? तो वह जो है सो सहकारी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार विकास क्या है? प्रकृति में असंगत है, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, या सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, या सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है विकास सीधे सामाजिक संपर्क का परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सा है? पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्था कौन कौन सा है? दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। अच्छा, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्था के बारे में इनमें से कौन सा सही होगा? तो चार विभिन्न अवस्थाएं दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है, या उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, या फिर बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, या बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है?
तो वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, या वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। तो जीन पियाजे के संबंध में कौन सा सही है? तो ए बी सी तो सही नहीं है। देखते हैं ऑप्शन डी क्या है। तो ऑप्शन डी है कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण का है। तो अभिकथन है कि प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। और इसका कारण है कि लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं है। तो कारण जो है सो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लैंगिक अंतर जो है सो यह जन्मजात नहीं होता, यह समाज के माध्यम से अधिकृत होता है। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है। अभिकथन के माध्यम से यह कहा जा सकता है यहाँ पर कि लैंगिक रूढ़िवादिता जो है उसे खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है, तो यानी कि पुरुष भी नर्स हो सकता है और महिला जो है सो गणित प्रोफेसर हो सकती है। तो यहाँ जेंडर रूढ़िवादिता को ख़त्म किया जा रहा है। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, या एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, या स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं विद्यार्थी, तो ये जो है सो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही है। एक दूसरे से भी प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। तो बी, सी और डी इसका सही आंसर है। तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें सीखा जा सकता है डैश के द्वारा। तो पुल्लिंग और या स्त्रीलिंग से होने से जुड़ी अपेक्षाओं को, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थी के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, तो यह जो है सो बिल्कुल गलत है। उसके बाद है, बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं है, तो ये भी गलत है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, ये भी गलत है। उसके बाद आते हैं ऑप्शन डी पर। तो ऑप्शन नंबर डी है कि बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है, तो यह भी, ये जो है सो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो इनमें से हार्वर्ड गार्डनर ने जो है सो सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिगिलन द्वारा किया गया कि नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिगिलन ने नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है।
तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? इनमें से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, तो ये जो है सो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए, तो अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण है कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं। तो कारण इसका बिल्कुल गलत है, तो अभिकथन सही है, कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप में आए, या फिर पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं, या फिर पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 30 क्वेश्चन कर लिया है और कल फिर हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे आप लोगों के सामने। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, जो मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।